सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम जो है आईआईटी जैम की प्रोस्पेक्टिव से सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को कवर करते हैं। देखिए मॉडर्न फिजिक्स के मैं लेक्चर डेली एक फिक्स टाइम पे आपके लिए डाल दूंगा यहाँ पे, जिसको आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और इसके साथ ही साथ आप नोट्स जो है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है या स्टडी मटेरियल जो है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, फिजिक्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं यू कैन ईजिली ज्वाइन। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। मॉडर्न फिजिक्स अगर आईआईटी जेएम की प्रोस्पेक्टिव से देखें, ठीक है, मैं आईआईटी जेएम को लेके चल रहा हूँ, तो आईआईटी जेएम में मॉडर्न फिजिक्स लगभग लगभग 10 टू 15 यानी कि मैक्सिमम 15 नंबर तक पूछी जाती है। तो एक ऐसा एग्जाम जिसमें कट ऑफ 20 जाती है, ठीक है, उसमें 15 नंबर अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स देके जा रहा है तो आप समझ सकते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न फिजिक्स 3 पार्ट में डिवाइड है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मॉडर्न फिजिक्स में सबसे जो पहला पार्ट आता है वो आता है रिलेटिविटी का, एसटीआर जिसको हम कहते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फिर मॉडर्न फिजिक्स में आता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, सेकंड पार्ट है। बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स है उन्हीं को ही, ठीक है, जो आप बीएससी में पढ़ते हो, बीएससी थर्ड ईयर में एक बुक होती है क्वांटम मैकेनिक्स, वो आप पढ़ते हो। फिर आता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर। तो एटॉमिक न्यूक्लियर में केवल आपको बोर एटॉमिक मॉडल, बेसिक न्यूक्लियस के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है। यहीं से क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एक्स रे, अनसर्टेनिटी, यहाँ तक पढ़ना है आपको। मतलब पाउली जो प्रिंसिपल है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर स्टेप पोटेंशियल, ठीक है। और जो रिलेटिविटी है उसमें आपको कंप्लीट रिलेटिविटी पढ़नी है, तो आपको समझाया जाएगा कि क्या है रिलेटिविटी का पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है जहाँ पे हम रिलेटिविटी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, और सारे के सारे लेक्चर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये आप समझिए, अगर आप डेली लेक्चर देखते हैं, ठीक है, तो यू विल फाइंड कि कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग सीखने को मिलता है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करें, तो रिलेटिविटी क्या है? द पोजीशन एंड टाइम आर रिलेटिवली फिजिकल क्वांटिटी। यू नो कि पार्टिकल की पोजीशन और टाइम दोनों आपस में रिलेटेड है, यानी कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो टाइम चेंज होगा, टाइम के साथ साथ पार्टिकल की पोजीशन हमेशा चेंज होती है, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले तो ये बात समझिए। सेकंड बात कि ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटी आर रिलेटिव, है ना। मोशन इज कॉल्ड, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो यू कैन सी कि दे आर इन रिलेटिव मोशन, हम ऐसा कहते हैं बहुत बार। ठीक है, बहुत बार आप पढ़ते हो कि रिलेटिव मोशन क्या है, रिलेटिव मोशन क्या है। तो रिलेटिव मोशन बहुत, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं तो वी कैन से दे आर इन अ रिलेटिव मोशन। ओके, तो द थ्योरी विच डील्स विद द रिलेटिव मोशन एंड रेस्ट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब क्या है कि दो पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहे हैं या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, तो दो अलग अलग फ्रेम बन गए, इसको हम कहते हैं फ्रेम नंबर 1। ये हमारा फ्रेम नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इस चीज की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी इज डिवाइडेड इनटू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हम एसटीआर पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है। दूसरा होता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद ऑब्जेक्ट और सिस्टम विच आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि जिनका एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, जीरो हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और दूसरा आदमी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में इन दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो जीरो है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जब भी कभी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वी कैन से ओके दिस इज ए पार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। सेकेंड आता है जीटीआर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन ऑफ पार्टिकल, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पार्टिकल मूव करें, ठीक है, बट उनका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो। या आप कह सकते हो कि ऐसा सिस्टम जहां पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पार्टिकल तेज चलते हैं या स्लो डाउन होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं बेसिकली, वो आता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। तो हमारा जो स्पेसिफिक एजेंडा है, इज इट क्लियर? हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आप सबको जो है बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, फिर आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात बच्चों। तो व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां पे वी कैन डिफाइन द पोजीशन एंड द मोमेंटम और एवरीथिंग अबाउट द पार्टिकल, जहां पे हम बेसिकली पार्टिकल को लोकेट होता है, जहां पे पार्टिकल, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देखो ये धरती जो है हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो एक होता है इनर्शियल फ्रेम,
इन जनरली हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ले लेते हैं, बट होती नहीं है ना? इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि ऑल द फ्रेम जहाँ पे फिजिक्स के फंडामेंटल कांसेप्ट जो है वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? उनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। डेफिनेशन क्या है कि एन इनर्शियल फ्रेम of reference is a non-accelerating frame. यानी कि any frame whose acceleration is zero is called inertial frame of reference. This means that the object are in rest with respect to each other or moving with a constant speed. Okay. So no acceleration. The frame itself does not accelerate or experience any change in velocity. Constant velocity, you can say object in motion, continue in moving at a constant speed. Okay. In the absence of external field और यहाँ पे जो न्यूटन्स all the laws है वो applicable होते हैं. ठीक है, न्यूटन के जितने भी नियम है फिजिक्स के, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम में यूज हो जाते हैं। ओके, तो आपको ये बात इतनी समझ में आ गई कि हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी हम कौन सा फ्रेम पढ़ेंगे? देखो, हम जो है रिलेटिव फ्रेम पढ़ेंगे। अब रिलेटिव फ्रेम में हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम बात करेंगे ऐसे फ्रेम के बारे में जिनकी स्पीड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लाइट इक्विवेलेंट हो। मतलब हम दो फ्रेम के बारे में बात करें, जैसे ट्रेन नंबर 1 है, ट्रेन नंबर 2 है। मान लीजिए इन दोनों का आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है? मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में, दैट मीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, बट इनकी जो स्पीड है वो विद क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाई स्पीड मूविंग ट्रेन है, बहुत ज़्यादा तेज अगर जा रही है, तो ये हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? हम स्लो मूविंग फ्रेम को नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, वेरी फास्ट मूविंग फ्रेम के बारे में हम स्टडी करते हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट स्पीड से चलती है। ओके, तो दैट इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम पे लागू होती है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, एनी डाउट टिल हियर, प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। तो इनर्शियल फ्रेम में सबसे पहली बात आती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। यानी कि अगर दो फ्रेम है हमारे पास, तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इफ दे आर मूविंग, तो सबसे पहली जो बात आती है वो किसकी होती है? वो होती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो मान लीजिए आपके पास दो फ्रेम है ऐसे, एक फ्रेम एस मान लेता हूँ, एक एस डैश मान लेता हूँ, ठीक है? ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहे हैं, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, या कांस्टेंट स्पीड है इन दोनों की, एक्सेलरेशन 0 है, नॉन एक्सेलरेटरी है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब हाउ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व फ्रॉम टू इनर्शियल फ्रेम। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड और वेलोसिटी हमने एस से नापी, इसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी एस डैश से नापी। इमेजिन टू ट्रेन मूविंग एट अ डिफरेंट स्पीड, वन ऑब्जर्व द अदर मोशन यूजिंग द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम इससे मेजर कर रहे हैं, इससे मेजर कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले दो फ्रेम होंगे यहाँ पे, दो और रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है? और विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट द वेलोसिटी। यानी कि इसकी और इसकी वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, ये हम विद द हेल्प ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बता सकते हैं, ठीक है? तो अब ध्यान से समझेंगे। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम। मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें साफ-साफ, तो एक फ्रेम एस है, ये कोई पार्टिकल है, एस के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई जेड है, एस डैश के रिस्पेक्ट में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर, यानी कि एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में मुझे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट पता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं पता है। तो एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में पता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं पता है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फ्रेम आल्सो। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो दो फ्रेम है एस और एस डैश, यहाँ से ओरिजिन है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स डैश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है, ये हाइट, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई डैश है। तो वाई और वाई डैश तो तुम्हें बराबर दिख रहे होंगे, जेड और जेड डैश भी बराबर दिख रहे होंगे। केवल हमें ये देखना है कि देखो, लेट अस चूज आवर एक्सेस सो दैट एक्स एंड एक्स जेड आर पैरेलल टू वेलोसिटी। तो जो भी कोऑर्डिनेट वेलोसिटी के पैरेलल होते हैं, ध्यान रखिए, वही चेंज होते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, या कोई और हो, है ना? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में केवल वही कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म होते हैं जो वेलोसिटी के पैरेलल जा रहे हैं, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट कोऑर्डिनेट नहीं ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होते हैं, सॉरी। तो अगर मैं एक्स डैश को देखूं, तो यहां से देखो, अगर ये जो
एस डैश है ना, ये v वेलोसिटी से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो t टाइम के बाद ये पार्टिकल, ये फ्रेम यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी तय कर ली होगी इसने, v इंटू टी। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक x डैश है, तो x डैश को क्या x माइनस वी टी लिखा जा सकता है? यस सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अगर मुझे x पता है और दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी पता है, तो t टाइम के बाद मैं x डैश पता कर सकता हूँ, y डैश पता कर सकता हूँ, z डैश पता कर सकता हूँ, ये तो सेम रहने वाले हैं। टाइम भी चेंज नहीं होता है, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो 4 इक्वेशन दिख रही है, इनको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इनका इन्वर्स करें, तो x बराबर x डैश प्लस वी टी हो जाएगा, y डैश बराबर y हो जाएगा, z डैश तो z है ही, t डैश t है, तो इनको कहते हैं इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज रिमेंबर दिस, हाउ आई डिफाइनिंग दिस थिंग। तो ये हमारे इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहे हैं। ओके, सेम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। तो ux डैश बराबर क्या आ जाएगा? ux माइनस v इंटू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो t का 1 हो जाएगा। दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो वो हमारा सेम रहा। तो इसलिए ux डैश इक्वल टू ux माइनस वी, ui डैश ui के बराबर है, uz डैश uz के बराबर है। एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम का अगर देखें तो सेम आएगा, y सेम आएगा, क्योंकि दे आर मूविंग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो ए डैश निकालो, ए निकालो, इट कम्स आउट टू बी सेम। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, इट कमिंग आउट टू बी सेम, क्योंकि जो फ्रेम है उन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो इसलिए ये दोनों के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, इट कमिंग आउट टू बी सेम। तो यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है एफ इक्वल टू एम ए और एम ए डैश, दोनों फ्रेम से सेम रहेगा, है ना। यानी कि दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे पार्टिकल पे एफ इक्वल टू एम ए, तो वो चाहे एम ए डैश कह लो सेकंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, या एम ए कह लो फर्स्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में, बोथ आर इक्वल। तो न्यूटन के लॉ वैलिड होते हैं, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। एनी डाउट? अभी फेलियर क्यों होते हैं? लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस या ठीक है, तो गैलीलियन इनवेरिएंस क्या है? देखो, गैलीलियन इन्वेरेंस पहले समझ लेते क्या होता है, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज नहीं होता। बेसिकली बहुत हाई स्पीड पे अगर मैं ये यूज करूँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये यूज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। मान लो ठीक है, यही सेम चीज समझा रहा हूँ। अगर हम देखें तो न्यूटन अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होना चाहिए? एस और एस डैश फ्रेम से अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट देखूं, तो स्पीड ऑफ लाइट तो हर इनर्शियल फ्रेम से सेम रहती है। ये पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। पर हम पढ़ेंगे इसको भी। पर अगर मैं इस पार्टिकल को लाइट का कोई पार्टिकल मान के एस फ्रेम से इसकी स्पीड निकालू और एस डैश से निकालू, तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट आती है, जो कि जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट है उनका वायलेशन हो गया। सो दैट्स व्हाई you can't say कि we can use the Galilean transformation, so we require some modification in Galilean transformation which we will do later on. Okay, हम करेंगे जिसको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आप कहते हैं। नाउ गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होता है? द गैलीलियन इनवेरिएंस इज द प्रिंसिपल दैट द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल inertial frame. This mean that the regardless of the inertial frame, the same law will govern the motion of object, ensuring the consistency in our understanding of motion. यानी कि दो फ्रेम S और S डैश है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो लॉज ऑफ मोशन रहेंगे वो सेम रहेंगे। इसको कहते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। तो न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रिमेन वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिजिकल फिनोमिना, दिस लॉ डिस्क्राइब फिजिकल फिनोमिना आल्सो रिमेन सेम। ठीक है, तो ये गैलीलियन इनवेरिएंस, इनवेरिएंस मतलब जो वेरी नहीं करता है। गैलीलियन इनवेरिएंस इज अ पावरफुल कांसेप्ट बट इट हैज लिमिटेशन, इट ब्रेक डाउन एट वेरी हाई स्पीड। देखो, ये सारी जो चीजें हैं, हम कह रहे हैं ना कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर है, ये चाहे तुम एस फ्रेम में लगाओ, एस डैश फ्रेम में लगाओ, दो पार्टिकल के बीच में, है ना, ये सेम रहेगा। बट कब चेंज हो जाएगा? जब ये दोनों फ्रेम जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी या अप्रोच करेगी उसको, तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा, और जो मूविंग फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में कुछ और होगा, ग्रेविटेशन का लॉ। तो इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, गैलीलियन इनवेरिएंस की। मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह यूज हो जाएगा। हाई स्पीड मूविंग फ्रेम में गैलीलियन इनवेरिएंस जो है वो काम नहीं आता है।
दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ फिनोमेना नॉट एक्सप्लेन बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी समझाया मैंने, वही बात दोबारा कह दी, ठीक है। तो गैलीलियन इनवेरिएंस भी बच्चों आप समझ गए होंगे और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सेकंड लेक्चर कल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो उसमें वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट, हम यहाँ पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, सो मस्ट वॉच द सेकंड लेक्चर ऑल्सो। पहले इसको अपने नोट्स बनाइए। रिलेटिविटी आपको यहाँ पे पूरा करवा दूंगा मैं 4 to 5 6 लेक्चर में। देन वी विल स्टार्ट क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, डेली आपको लेक्चर मिलेगा, तो बी हेयर एंड डाउनलोड द ऐप फॉर द नोट्स ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।